करता है स्प्लीन। सी इज द राइट ऑप्शन। अगर किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को अगर मलेरिया हो जाता है तो उसका जो स्प्लीन होता है, जो तिल्ली होती है, वो इफेक्ट होती है, वो डैमेज होती है। तो आपके सामने पिक है, इसमें सी इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर? पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ क्या है? 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। अब देखें, ये आपके सामने जो पिक है उसमें रेड लाइन जो जा रही है, ये रेड क्लिफ लाइन लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो रहे हैं। फिर आगे जाके कश्मीर वाली साइड आती है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो सेपरेट हो रही है। फिर पंजाब वाली साइड पे रन ऑफ कुछ है, वो अलहदा होती है। सो तीन जगह से पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर टच होता है: रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल और रन ऑफ कुछ। सो टोटल लेंथ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की 1600 किलोमीटर है। इसमें बी इज द राइट ऑप्शन। When did Pakistan recognize People Republic of China? पाकिस्तान ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को कब रिकग्नाइज किया था? बी इज राइट ऑप्शन। 1950 को किया था। चाइना बेसिकली आज़ाद हुआ था 1949 में, और पाकिस्तान ने इसको रिकग्नाइज किया था 1950 में, एक साल बाद। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना की वहीं से फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज इन लाहौर। बी इज द राइट ऑप्शन। जहांगीर का टॉम्ब, जहांगीर का मिजार मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है, इसी फोर्ट के अंदर ही है जहांगीर का मकबरा। अब जहांगीर कौन था? मुगल एम्परर था। मुगल एम्परर कौन कौन से आए हैं? सबसे जो पहला मुगल बादशाह आया था उसका नाम बाबर था, जहीरुद्दीन बाबर। पहला ऑप्शन यही है। इसमें 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल बाबर का टेन्योर रहा। बाबर की डेथ हो गई थी, फिर बाबर का बेटा हुमायूं बादशाह बना। 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं मुगल एम्परर था। गौर से सुनिएगा, ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर 1540 में शेर शाह सूरी ने अटैक किया था हुमायूं पे, और हुमायूं से बादशाहत छीन ली थी। फिर 15 साल तक सूरी डायनेस्टी चली है, 1540 से लेकर 1555 तक। ये जो 15 साल थे, ये सूरी डायनेस्टी चली है। शेरशाह सूरी थी, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा। सो 15 ईयर्स तक ये सूरी डायनेस्टी थी। फिर दोबारा से 15 साल बाद हुमायूं ने अटैक किया था और इसमें फिर कामयाब हो गया। 1555 से लेकर 1556 तक दोबारा एक साल के लिए आया मुगल एम्परर बन के, और फिर सीढ़ियों से ये गिरा था और उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। फिर इसका बेटा था मुगल एम्परर अकबर, और वो बादशाह बना 1556 से लेकर 1605 तक वो रहा। अब इसकी हम डिटेल करेंगे अ, पाकिस्तान स्टडी का जब हम पोर्शन करेंगे, तो हम तमाम मुगल्स की, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक की जो हिस्ट्री है वो उसमें डिस्कस करेंगे पाक स्टडी के पोर्शन में। तो जो अकबर है वो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर रहा। उसके बाद जहांगीर आया, 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर रहा। जहांगीर की डेथ के बाद उसका बेटा शाहजहां आया था, 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां रहा। उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब आया, 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब आलमगीर ने रूल किया था। उसके बाद जब मुगल एम्परर आए वो बहुत ही कमजोर थे। वो 6 महीने के लिए आए, एक साल के लिए आए, 2 साल के लिए आए। सो उनकी जो टेन्योर था वो बहुत ही शॉर्ट था, फिर गिरते चले गए। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन पे काबिज होती चली गई, और आखिरकार फिर मुकम्मल तौर पे उसने कंट्रोल संभाल लिया था। चौधरी रहमत अली वाज बरीड एट। चौधरी रहमत अली कहाँ पे दफन है? कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज यूके में है, लंदन में। कैम्ब्रिज यूके में है। सो ये याद रखना है आप। चौधरी रहमत अली कौन था? पाकिस्तानी नेशनलिस्ट था जो कि बहुत फेमस था।
बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत था। इसने एक पैम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर के नाम से, 1933 में लिखा। और उसी में इसने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था, उसी में वर्ड पाकिस्तान यूज किया था। सो बाद में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये नाम रखा गया था, क्योंकि इसी पैम्फलेट में था, नाउ और नेवर में, 1933 में। और ये डेथ हुई थी इसकी 1951 में, यूके में, कैम्ब्रिज में ये दफन है। सो ये पूछते हैं कि इसकी डेथ कब हुई थी, 1951 में। कहाँ पे दफन है, यूके में। और पैम्फलेट कौन सा लिखा था, नाउ और नेवर, और उसमें पाकिस्तान का वर्ड था। कब लिखा था, 1933 में। Pakistan was officially renamed as Islamic Republic of Pakistan in 1956। पाकिस्तान का नाम ऑफिशियली तौर पे रखा गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कब रखा गया, 1956 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, 1956 के आइन में लिखा गया था। ये पहला वाहिद मुल्क था जिसने इस्लाम का वर्ड इस्तेमाल किया था। सो इसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आता है 1956। ए इज द राइट ऑप्शन। अब पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को नाफिज हुआ था, जिसे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अब भी चल रहा है, जो कि 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ था, जिसे रिलीजन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन है और इस स्टेट को नाफिज हुए थे। और उसे क्या कहते हैं, ये अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, एग्जाम में आता है। विच अमंग द फॉलोइंग बैराज इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। इनमें से पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट बैराज कौन सी है, सक्खर बैराज। ए इज द राइट ऑप्शन। सक्खर बैराज इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। इसे लॉर्ड बैराज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। उस वक्त अंग्रेज था जॉर्ज लॉर्ड, जिसने इसे स्टैब्लिश किया था। 1923 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1932 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। सो ये जो सक्खर बैराज है, इसे लॉर्ड बैराज भी कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज लॉर्ड ने इसे बनाया था, कंस्ट्रक्शन इसकी करवाई थी। CFC means chlorofluorocarbon are present in। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में मौजूद होती है, रेफ्रिजरेटर्स में होती है। ये जो रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं, इसमें एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो जब बाहर निकलती है तो वो ओजोन लेयर को पतला करती है, बहुत ज्यादा नुकसान देती है। अब ओजोन लेयर क्या चीज है, ये जो सूरज है, सूरज की खतरनाक शुआएं जमीन पे पहुंचती हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। अगर ये डायरेक्ट जमीन तक पहुंचे तो इंसानी वजूद बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। कैंसर का मर्ज बढ़ जाएगा, जानवर मरते चले जाएंगे, परिंदे जो हैं वो भी मरते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जहरीली गैसेस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सूरज की रोशनी नीचे आती है, इसको रोकती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर इसे अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, डायरेक्ट जमीन तक नहीं पहुंचने देती। अब इसी ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये नुकसान देती है, जो कि रेफ्रिजरेटर में होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर जाती है, गैसेस, ये जो धुआं है, ये जो भट्टा सिस्टम है, डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनका धुआं जाता है, जहरीली गैसेस जाती हैं, ये ओजोन लेयर को पतला कर देते हैं, तोड़ते चले जाते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है कि जो सफाई है उसका खास ख्याल रखें, और इस तरह की जो चीजें हैं जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, उन पे पाबंदी लगाई जाए। सो इसमें बी इज द राइट ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर में होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इनमें से कौन सा दिमाग का हिस्सा है जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये आपके सामने दिमाग है, ऊपर का जो हिस्सा है सेरिब्रम होता है, फिर नीचे हाइपोथैलेमस होता है, एरो लगाई गई है, उसके नीचे पिट्यूटरी होता है।
बैक साइड पे सेरिबलम होता है, सेरिबलम से नीचे ब्रेन स्टेम होता है, और उससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है। सो ये आपको आने चाहिए कि सेरिबलम किस साइड पे होता है, सेरिब्रम कौन सी साइड पे है। सो जो बॉडी के रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इंसानी दिमाग का हिस्सा है ये। Who among the following was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? इनमें से पंजाब का पहला सीएम कौन था? इफ्तिखार हुसैन मंदोड़ था। इफ्तिखार हुसैन मंदोड़ वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब ये तो पंजाब का पूछा हुआ है, आपके पेपर में हो सकता है सिंध का पूछे, एनडब्ल्यूएफपी का पूछे, बलूचिस्तान का पूछे, तो वो भी आपको आने चाहिए। सिंध का जो है सीएम, पहला सीएम अयूब खड़ो था। एनडब्ल्यूएफपी का पहला सीएम अब्दुल कयूम खान था। और बलूचिस्तान का पहला सीएम अताउल्लाह मेंगल था। ये याद रखना है आपने। द ज्यूरी acquitted हिम ऑफ मर्डर। जो ज्यूरी है वो acquitted के बाद जो प्रेपोजिशन आता है ऑफ आता है, ज्यूरी ने उसे मर्डर की सजा दी, मर्डर का चार्ज लगाया। आर्ट ऑफ राइटिंग कोड्स एंड सीक्रेट लैंग्वेज इज कॉल्ड। ये जो सीक्रेट लैंग्वेज लिखी जाती है, जैसे एक वर्ड है हेलो, आप सीक्रेट लैंग्वेज उसमें तस्वीर में देखें क्या लिखा हुआ है, JKNNQ। ये सीक्रेट लैंग्वेज है। ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? जब फौजी अपने किसी ऑपरेशन में जाते हैं या फिर जंग में जाते हैं, तो ये क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, कोड वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ताकि फोन कॉल के जरिए या किसी तरह से हमारी जो कोड वर्डिंग है वो चोरी ना हो सके, और जो दुश्मन है उसको पता ना चल सके। सो ये जो आर्ट है राइटिंग कोड्स एंड सीक्रेट लैंग्वेज इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ए इज द राइट ऑप्शन। अब डिफरेंट स्टडीज आती हैं पेपर में, ये सारी तकरीबन आ चुकी हैं। सो एक ग्रेफोलॉजी आता है। अब देखें ये एवरीडे साइंस का पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो चीज़ें भी कराएं। अब जब पेपर पढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। अब हम जो प्लैनेट्स का पढ़ा था, प्लैनेट्स एवरीडे साइंस का हिस्सा है, सो वो टफ चीज़ है, तो वो भी हम कवर करते जा रहे हैं। जो पेपर होता है ये 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से हमारे पूरे 10 सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे, और वहां से हम सब्जेक्ट वाइज भी प्रिपरेशन साथ साथ करते जाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो। ग्रेफोलॉजी होता है, ग्रेफोलॉजी क्या होता है? पर्सन हैंड राइटिंग होता है, इसे कहते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पेडागोजी होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, आपके सामने लिखा हुआ है। एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स। एपिस्टेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। Who was the first Secretary General of the United Nation? यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था? ट्रिगव ली was the first Secretary General of United Nation। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया का सबसे बड़ा इदारा था, जो कि 19 इदारा है, अब भी है। 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर रखा गया था। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल जो बने थे वो ट्रिगव ली थे, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। अब ये सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट है, ये आपको आनी चाहिए। इनमें से नेम पूछ लेता है, उनका टेन्योर पूछ सकता है, और फिर किस कंट्री से बिलोंग करते थे ये पूछता है बार बार पेपर में। सो ये आपको पता होना चाहिए। पहला सेक्रेटरी जनरल ट्रिगवली था, नॉर्वे से बिलोंग करता था, 1946 से 1952 तक रहा। उसके बाद नीचे की तरफ इसकी तरतीब है। डैग हैमक्सजोल्ड आया था, जो कि स्वीडन से बिलोंग करता था, 1953 से लेकर 1961 तक वो रहा। फिर ऊपर की तरफ यूथ हैंड आया था, म्यांमार से बिलोंग करता था, 1961 से 1971 तक रहा। फिर नीचे कोर्ट वर्डहम आया था, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था, 1972 से लेकर 1981 तक रहा। फिर जेवियर पेरेज डी कोलर आया था, जो कि पेरू से बिलोंग करता था, 1982 से लेकर 1991 तक रहा। उसके बाद बुटरोज गाली आया था, जो कि इजिप्ट से बिलोंग करता था, 1992 से लेकर 1996 तक रहा। फिर कुफी अनान था, 1997 से 2006 तक,
जो कि घाना से बिलोंग करता था। फिर कोफी अनान आया जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करता था 2007 से लेकर 2016 तक। फिर आजकल जो मौजूदा है वो एंटोनियो गुटरेस है जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है और 2017 में ये आया था। ईयर ऑफ सॉरो इन इस्लाम वाज, गम का साल इस्लाम में किसको कहा जाता है? 10th नबी को गम का साल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप सल्लम के डियर एंड नियर बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके अंकल हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ हुई थी 619 ईस्वी में, जो कि 10 नबी बनते हैं, नबूवत के 10वें साल। तो इस वजह से इसको ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है 10 नबी को। बाबूसर पास कनेक्ट्स, बाबूसर पास जो है आपके सामने तस्वीर है, ये एक पास है जो कि कनेक्ट करता है एबटाबाद को गिलगित से। अगर ये पास ना होता तो एबटाबाद और गिलगित आपस में ना मिल पाते। हु वाज द लीडर ऑफ इनफेडल इन द बैटल ऑफ ओहद? बैटल ऑफ ओहद में जो यहूदी थे उनका लीडर कौन था? अबू सुफियान था। बी इज राइट ऑप्शन। अब जंग ओहद 625 ईस्वी में हुई थी जो कि 3 हिजरी बनते हैं। ये सारे पीपीएससी के क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं, जितने भी बता रहा हूँ। कब हुई थी, ईस्वी क्या था, हिजरी क्या था, मुसलमानों की स्ट्रेंथ कितनी थी, 1,000 थी, ईसाइयों की कितनी थी, 3,000 थी, मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये जंग हुई थी। मुसलमानों की तरफ से लीडर आप सल्लम थे और कुरैश मक्का के लीडर अबू सुफियान थे। और 7 शवाल को ये जंग लड़ी गई थी। Who among the following angels stands guided at the door of hell? जहन्नम के दरवाजे पर कौन से फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे या कौन सा फरिश्ता खड़ा होगा? उसका नाम मालिक है। ए इज द राइट ऑप्शन। अब जन्नत के दरवाजे पर कौन सा फरिश्ता होगा? उसे उसका नाम रिजवान है। रिजवान जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होगा फरिश्ता। If all the color of spectrum of sunlight combine, which color is produced? अगर स्पेक्ट्रम के तमाम कलर्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो कौन सी लाइट बनती है? वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। बी इज राइट ऑप्शन। गोवा was a colony of यूके located in, गोवा जो कि यूके की कॉलोनी है, कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में है। अब इनके कैपिटल कर लेते हैं। भूटान का कैपिटल थिम्पू है, इंडिया कैपिटल दिल्ली है, बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का खटमंडू। मोहम्मद अली क्ले became heavyweight champion by defeating सोनी लिस्टन। मोहम्मद अली क्ले जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे फिर, और इन्होंने शिकस्त दी थी उस वक्त के सबसे बड़े चैंपियन को जिसका नाम सोनी लिस्टन था। 22 साल की उम्र में थे मोहम्मद अली, जो कि बहुत बड़ा अपसेट किया था क्योंकि कोई नहीं सोच रहा था कि ये इतने बड़े चैंपियंस को हराएगा। और इनकी डेथ हुई थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, किस वजह से हुई थी? पार्किंसन की वजह से हुई थी। पार्किंसन एक दिमाग का कैंसर है, दिमाग की बीमारी है। एड्स वायरस इज कॉल्ड, एड्स वायरस को क्या कहा जाता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स, एड्स का एब्रिवेशन बनता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस इज कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। विच सार कंट्री हैज मोनार्की? इनमें से कौन सी सार्क कंट्री है जिसकी मोनार्की है, बादशाहत है? सार्क की ऐसी कंट्री भूटान है। बी इज राइट ऑप्शन, जिसमें अब भी बादशाही सिस्टम है। अब सार्क क्या चीज है इसको पढ़ते हैं। सार्क बेसिकली एब्रिवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन।
सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन ममालिक की, जिसमें 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? नीचे मेंबर्स लिखे हुए हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली काठमांडू में है, नेपाल में। इसके करंट हेड जो है इसाला रुआन बीराकून है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। सार्क बेसिकली 8 दिसंबर 1985 में फाउंड हुई थी ढाका में। और इसका बेसिक पर्पस साउथ एशिया के लोगों की वेलफेयर को प्रमोट करना है, आपस में रिलेशनशिप को ब्रॉड करना है, और इंटरनेशनल लेवल और रीजनल लेवल पे बिजनेस करके एक दूसरे की मुआवनत करनी है। अब ये जो सार के जितने भी ये चीजें हैं बार बार पेपर में आ चुकी हैं। कभी हेडक्वार्टर पूछा हुआ था है, कभी करंट हेड पूछते हैं, कभी फाउंड कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है, ये कौन सी कंट्री है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो जितना भी डाटा आप पढ़ रहे हैं उसे तैयार अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब देखें, ये जो 4 कंट्रीज हैं उनका मैप है। तमाम कंट्रीज एशिया के साउथ में हैं, बिल्कुल पास पास हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं। इस वजह से इन्होंने मिलकर सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, ऊपर नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है और मालदीव है। ये 8 कंट्रीज हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में सूरज और जमीन का फासला सबसे कम हो जाता है। पा इज टू कैट एज हूफ इज टू। पा कहते हैं बिल्ली के पंजे को। पा इज टू कैट, इसे एनोलॉजी कहते हैं, ये इंग्लिश में आता है। ये एनोलॉजी है, और एनोलॉजी भी एग्जाम में आ जाता है। वो रिलेशनशिप जो पहले दो में है, एंड वाले दो में भी वही रिलेशन होना चाहिए, इसे एनोलॉजी कहते हैं। अगर पहले दो सिनोनिम हैं तो आखिरी दो भी सिनोनिम हो, पहले दो एंटोनिम्स हैं तो वो भी एंटोनिम्स हो। जो स्पेसिफिकेशन पहले दो में है आखिरी दो में वही होनी चाहिए। सो पा इज टू कैट। पा कहते हैं पंजे को। पंजा किसका होता है? बिल्ली का। और एज हूफ इज टू हॉर्स। हूफ कहते हैं जो घोड़े के खुर होते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, टो जो होती है उसको हूफ कहते हैं। सो हूफ इज टू हॉर्स। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कैद आजम, कश्मीर इज अ जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज। कायद आजम के मुताबिक कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है। क्यों पाकिस्तान की शारग है? क्योंकि पांचों जो मेजर रिवर हैं वो कश्मीर से ही ओरिजिनेट होते हैं। और पानी जो है किसी भी मुल्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से कायद आजम ने पहले ही कह दिया था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारग है। सी इज द राइट ऑप्शन। फिलेटैली इज आ। फिलेटैली क्या होता है? फिलेटैली होता है स्टैम्प कलेक्शन। ये जो स्टैम्प है आपके सामने तस्वीर दिखाई गई है, ये स्टैम्प है। इन स्टैम्प को कलेक्ट करना, ये प्रोसेस फिलेटैली कहलाता है। फिलेटैली इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड फ्रॉम। दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं वो किस कंट्री से किए जाते हैं? इंडिया से। इंडिया में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। अच्छा, 84 का बार बार पूछ रहे हैं। पा इज टू कैट। पा जो होता है वो पंजे को कहते हैं, बिल्ली के पंजे को पा कहते हैं। बिल्ली का पंजा उसके बाज एंड में होता है ना, पाँव में। सो हूफ इज टू। हूफ किसको कहते हैं? खुर को कहते हैं, मींस एंड वाली टो जो होती है हॉर्स की। सो जो हूफ होता है बेसिकली टो है हॉर्स की। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा।
ये आप में जो तस्वीर लिखी हुई है, ऊपर देखें, टो से ऊपर लिखा हुआ है हूफ। हूफ, ये जो हिस्सा है ये हूफ है। सो पहला दो का जो रिलेशन है, आखिरी दो का भी वही रिलेशन होना चाहिए। इस वजह से पा इज टू कैट एंड हूफ इज टू हॉर्स। अब हमने ये पढ़ लिया है, सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश की जाती हैं। कैपिटल करते हैं, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है, चाइना का बीजिंग है, रशिया का मॉस्को है, इंडिया का दिल्ली है। अच्छा ये सुन लें कि आप में से जो भी अटेंड कर रहे हैं कल, जो कॉमन ग्रुप है उसमें लिंक नहीं जाएगा। आप में से जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद कल जो है वो ना ही उसमें पेपर शेयर किया जाएगा, ना ही कोई डिस्कशन की जाएगी, और ना ही वहां पे कोई लिंक शेयर होगा। आज फिर भी मैंने कर दिया था लेकिन कल उसमें शेयर नहीं होगा। द मोस्ट फेमस बुक ऑफ 2008, द वे द वर्ल्ड, अ स्टोरी ऑफ ट्रुथ एंड होप इन एन एज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इज रिटन बाय रॉन सस्किन ने। एक फेमस बुक है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी थी? रॉन सस्किन ने लिखी थी। ए इज राइट ऑप्शन। Green vegetables are a good source of minerals and vitamins. Green vegetables good source हैं किसका? मिनरल्स का और विटामिन्स का। ये जो ग्रीन वेजिटेबल हैं इसमें मिनरल्स और विटामिन पाई जाती हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी established during the reign of Mughal emperor। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में किस मुगल एम्परर के दौर में? किस मुगल एम्परर ने इजाजत दी थी? जहांगीर ने दी थी। बी इज राइट ऑप्शन। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक बनी थी बाद में, ऐसा ऐसा जहांगीर, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था इन्होंने। उस वक्त 1612 में जेम्स फर्स्ट जो थे वो आए थे जहांगीर के पास। आपके सामने तस्वीर है, ये लेटर लेकर आए थे, इन्हें बहुत बड़े बड़े तोहफे भी दिए, जिसकी वजह से ये खुश हो गया था और सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत इसने दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। हर जगह पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई और बाद में अपनी आर्मी एस्टैब्लिश कर ली। और फिर यहाँ पे जितने भी मुगल एम्परर थे उनको मार दिया और वहां से छीन लिया। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन 499 सेकेंड। जो सूरज की रोशनी है वो सूरज से लेकर जमीन तक कितने टाइम में पहुंचती है? 499 सेकेंड में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म इंतिफादा? इंतिफादा टर्म का क्या मतलब है? इंतिफादा मींस अपराइजिंग, उठना, उभरना, अपराइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रन थ्रू पेरिस? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि पेरिस से गुजरता है? सेन रिवर है। अब ये तस्वीर में देख लें, ये एफिल टावर है। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस के साथ कौन सा रिवर गुजर रहा है? ये रिवर ही है जिसमें कश्ती जा रही है, ये सेन रिवर है। सो सेन रिवर कहाँ पे है? पेरिस में। लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ कुर्द पॉपुलेशन इज लिविंग इन तुर्की, अंकारा। सबसे ज्यादा कुर्द पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? तुर्की में, अंकारा में। सी इज राइट ऑप्शन। अब इराक का कैपिटल बगदाद है, ईरान का तेहरान है, तुर्की का अंकारा है, और सीरिया कैपिटल दमस्कस है। वाइपो स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड में। 14 जुलाई 1967 को ये बनी थी। इसके डायरेक्टर जनरल डैरेन टैन हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये जो कंपनीज होती हैं जितनी भी हैं पूरी दुनिया में, वो अपना जो ट्रेडमार्क बनाती हैं, कॉपीराइट एस्टैब्लिश करती हैं, अपना नेम जो है वो रजिस्टर्ड करवाती हैं, उनके उसी नेम को, कॉपीराइट को सेव करती है इंटरनेशनल लेवल पे वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका बेसिक पर्पस है।
खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन, खिलाफत मूवमेंट एंड कब हुई थी? 1924 को खिलाफत मूवमेंट एंड हुई थी। खिलाफत मूवमेंट क्या थी देखें, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट लगी थी 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में जाके एंड हुई थी। और बरतानिया एक साइड पे था, तुर्की दूसरी साइड पे था। जिस साइड पे तुर्की था वो साइड, वो ममालिक इस जंग में हार गए थे। और ये जो बरतानिया था तुर्की को तबाह करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्की में थे। इस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की थी 1919 में, ताकि तुर्की की जो आबादी है, मुकद्दस मकामात हैं, उनकी खिलाफत है, उसको महफूज रखा जाए। ब्रिटिशर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था, मिलियंस की तादाद में लोग निकले थे। इसमें हिंदुओं ने भी काफी ज्यादा हेल्प की थी। 1919 में स्टार्ट हुई थी खिलाफत मूवमेंट और 1924 में जाके एंड हुई थी। खिलाफत मूवमेंट में मेन किरदार शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मोहम्मद हुसैन आजाद ने मेन रोल प्ले किया था। नेम द ट्री whose wood is used for making cricket bats। उस ट्री का क्या नाम है जिसका, जिस दरख्त की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनते हैं, उसे विलो कहते हैं। आपके सामने ये पिक लगी हुई है, ये विलो है। इससे जो क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉजन दास वाज द फर्स्ट एशियन टू। ब्रॉजन दास पहला एशियन था, इसने क्या किया था? ये तैर कर गया था ब्रिटिश चैनल में। ब्रिटिश चैनल जो है वो बर्तानिया को फ्रांस से आपस में मिलाता है। वहां पे एक ब्रिटिश चैनल है, ये वहां से तैरता हुआ गुजर गया था अंदर से ही। सो ब्रोजन दास वाज द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। ब्रिटिश चैनल क्या है? ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान एक पानी का रास्ता है, बहुत लेंथी रास्ता है, शिपिंग एरिया है ऐसे समझें। और ये उसे इसने 6 दफा इसने अबूर किया है। और ये बांग्लादेश का स्विमर था। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ आई इज यूज्ड। अगर आंखों की डोनेशन करनी है तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? कॉर्निया निकाल के दिया जाता है। कॉर्निया इज अ पार्ट दैट इज डोनेटेड। इसमें तस्वीर है देखें, ऊपर लेंस है, फिर कॉर्निया है, फिर पीपल हो जाता है, फिर आइरिस है, फिर सेक्युलरी है। सो कॉर्निया इज एन मेन पार्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड है। द केव स्क्विकर, एन endangered species of frog found in which country? केव स्क्विकर बेसिकली फ्रॉग की एक किस्म थी जो कि बहुत ज्यादा नायाब थी। और ये फाउंड हुई थी किस कंट्री में? जिम्बाब्वे में। डी इज राइट ऑप्शन, जिम्बाब्वे। केव स्क्विकर इसका नाम था। फ्रॉग की एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म थी जो कि फाउंड हुई थी जिम्बाब्वे में। अब अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस एयर्स है। इजिप्ट का कैपिटल कैरो है। आइसलैंड का कैपिटल रिकजाविक है। और जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है। आज का लेक्चर एंड हो चुका है। कल आप दोबारा से अटेंड कर सकते हैं, इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो जो रजिस्टर्ड हैं, अपने उस ग्रुप में ऐड हैं मेन ग्रुप में, वो अटेंड कर पाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये इतने मुश्किल नहीं कैसे याद होंगे ये, यानी कि जो हर कंट्री के अलग अलग हैं ये, जैसे। देखें, मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में जो चीज़ होती है ना वो डिफरेंट और टफ लग रही होती है। ये तो भी हम पहला पेपर कर रहे हैं, बार बार इन चीज़ों को, ये बाकी पेपर्स में ये भी ये चीज़ें रिपीट होंगी। और बार बार करते करते ये आपको बहुत आसान लगने लगेगी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। इनको आप प्रिपेयर करें और बहुत इजी हो जाएंगी ये चीज़ें। सर ये रिकॉर्ड लेक्चर जो है शेयर किया जाएगा ना ग्रुप में हमारे में? क्या चीज़ है? जो लेक्चर हो रहा है ये रिकॉर्डिंग जो ये लेक्चर हो रहा है ये शेयर होगा हाँ ग्रुप में हमारे में? हाँ, कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक। कोई और क्वेश्चन किसी का?
चलें ठीक है जी, आज की क्लास एंड हो चुकी है, कल दोबारा से इंशाल्लाह 8 PM क्लास होगी।